हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं नायका के बारे में। नायका का अभी हाल फिलहाल में आईपीओ आया था और वो आईपीओ से काफी ऊपर भी चल रहा है, अभी भी ऊपर चल रहा है। हालांकि जिस प्राइस तक वो ऊपर गया था उससे काफी नीचे आ गया, लेकिन अभी भी आईपीओ प्राइस से ऊपर है। तो यहाँ पर हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल्स भी देखेंगे, बिजनेस भी देखेंगे और उसके टेक्निकल भी देखेंगे। सारी चीजों को समझने के बाद में हम एक बेटर पोजीशन में होंगे कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इसको परचेज करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या फिर काफी नीचे जाने का इसका लगता है। मेरे पास इसके यहां से करंट प्राइस से नीचे जाने के काफी रीजंस हैं। मैं एक एक करके सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे और सारी चीजें डिस्कस करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले एक बार देखते हैं इसका कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। कंपनी का जो नाम है वो है एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड। तो कंपनी का नाम नायका लिमिटेड नहीं है, नायका इनका एक ब्रांड है। नायका के नाम से ये काम करते हैं। जैसे पेटीएम कंपनी का नाम नहीं है, पेटीएम एक ब्रांड है, लेकिन कंपनी का नाम 197 कम्युनिकेशन करके है। तो यहां पर एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड इज द नेम ऑफ द कंपनी। यहां पर अगर हम देखें कंपनी का मेन बिजनेस क्या है तो रीड मोर में जाकर देखते हैं। और यहां कंपनी का बिजनेस मॉडल, जिस बिजनेस से इनको 84% की रेवेन्यू आती है, नायका जो इनका ब्रांड है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल है द सेगमेंट ऑपरेट्स बेस्ड ऑन द इन्वेंट्री लेड मॉडल वेयर द कंपनी प्रोक्योर्स प्रोडक्ट्स इन बल्क एंड स्टोर्स देम एट देयर वेयरहाउसेस एंड सेल्स देम अपॉन रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम इट्स कस्टमर्स। यानी कि ये कोई ऐसा ई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर बाकी लोग आकर अपना सामान बेचते हो, नहीं, इनका वो सिस्टम नहीं है। ये एक जनरल प्रोडक्ट्स की या फिर आप कहें ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एक शॉप है। बहुत बड़ी सी शॉप है जो वेयर हाउस से काम करती है और सारा माल बाकी कंपनी से परचेज करते हैं और परचेज करके अपना मार्जिन रख के आगे बेचते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपीज की कोई एक पर्टिकुलर क्रीम है और उसका एमआरपी 100 रुपीज है, आई मीन, और मार्केट में अगर हम डायरेक्ट परचेज करना चाहें तो 100 की मिलेगी। लेकिन अगर शॉपकीपर डायरेक्ट, जो छोटे शॉपकीपर होते हैं, वो परचेज करेंगे शायद 90 की मिलेगी। बट बिकॉज दे आर बाइंग इन बल्क, ये लोग बल्क में बाय कर रहे हैं, वेयर हाउस में उसको रख रहे हैं, तो हो सकता है इनको 80 की मिले। तो इनका जो मार्जिन है वो मार्जिन यहां पर इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, जो स्टोर्स के बड़े एक्सपेंसेस होते हैं वो इनके यहां पर कम हो जाते हैं। तो इनका जो बेसिकली मॉडल है बल्क में सस्ती चीजें परचेज करना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स खासतौर से, और उनको आगे बेचना। तो ये एक शॉप है। इसको आईटी कंपनी बोलना या टेक कंपनी बोलना या टेक रिलेटेड कंपनी बोलना, ये सब चीजें गलत है। दिस इज नॉट ए टेक कंपनी, दिस इज नॉट हैविंग ए बिजनेस मॉडल लाइक अमेजॉन। ये अमेजॉन जैसा बिजनेस मॉडल नहीं है। इसका जो बिजनेस मॉडल है वो है एग्जैक्टली डी मार्ट जैसा, जो एवेन्यू सुपर मार्ट है, डी मार्ट के नाम से जो कंपनी है, इनका सेम मॉडल है। वो लोग ग्रोसरी बेचते हैं, बाकी सारी चीजें बेचते हैं, और ये लोग यहां पर ग्रोसरी नहीं बेचते, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो 84% के आसपास की इनकी रेवेन्यू इससे आती है। उसके बाद में नायका फैशन, जो इनके अपने प्रोडक्ट्स हैं, 16% रेवेन्यू उससे आती है, जिसमें इनके किड्स वेयर वगैरह कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ चीजें आती हैं। सो टोटल इनका 100% ये मॉडल है। नाउ इन्होंने क्या किया है कि ऑनलाइन प्रेजेंस रखने के साथ में अपने स्टोर्स भी ओपन करने शुरू किए हैं। अगर आप नायका स्टोर्स करके सर्च करोगे यहां पर नायका स्टोर्स, तो आपको पता चल जाएगा। यहां पर आप इमेजेस में जाओगे तो इमेजेस दिखाई भी दे जाएंगी। इस तरह से इनके नायका स्टोर्स हैं। तो अभी हाल फिलहाल में खबर आई थी कि नायका ने अपना 100 नंबर का स्टोर्स अभी ओपन किया है। हाल फिलहाल में अपने 100 नंबर ऑफ स्टोर्स इन्होंने ओपन किए हैं, ओपन हो गए हैं। नायका ओपन इट्स 100th स्टोर, और ये 10 मार्च 2022, यानी कि अभी कुछ 2 वीक्स पहले की ही खबर है। सो ये इनका पूरा बिजनेस मॉडल है। अब बात करते हैं क्या ये प्रॉफिटेबल है। तो एक बार इसको जाकर देखते हैं कि इनकी कितनी रेवेन्यू है और कितना इनका नेट प्रॉफिट है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे, सो 1098 करोड़ की इनकी रेवेन्यू है, उसके ऊपर 69 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोई सर्विस है कि 1098 करोड़ रुपीस की इन्होंने सर्विस की, उसमें सिर्फ 20-30% का खर्च आया और इन्होंने अपना काम कर लिया और बचा हुआ सारा प्रॉफिट हो गया। नहीं, ये प्रोडक्ट है, इतने का इन्होंने प्रोडक्ट सेल किया है। वो प्रोडक्ट इन्होंने किसी और से परचेज किया था,
तो ये एक ट्रेडिंग कंपनी है, ये एक ट्रेडिंग कंपनी है जो दूसरों से माल परचेज करती है और आगे उसको सेल करती है। तो जो एक्सपेंसेस है 1029, इस 1029 में जितने का इन्होंने सामान परचेज किया वो भी है और साथ में जो इनके खर्चे हैं वो भी है। अगर एक्सपेंसेस का ब्रेकअप देखेंगे तो यहां पर मटेरियल कॉस्ट 54% है। 54% मटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या है? एग्जैक्टली सेम कि जो एमआरपी है, बेसिकली जिस प्राइस पे सेल करते हैं, नॉट एग्जैक्टली एमआरपी, जिस प्राइस पे सेल करते हैं, तो इनका जो ग्रोस मार्जिन है वो 35% के आसपास है। 35-40% के आसपास का इनका ग्रोस मार्जिन है। तो ये इनके अब ये बिजनेस का बेनिफिट है बल्क में माल उठा के उसको आगे सेल करने का। नाउ ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली वैसे भी हाई मार्जिन वाले ही प्रोडक्ट होते हैं, ये लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट नहीं होते। क्योंकि लो मार्जिन किस पर मिलता है? जैसे अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो उस पर लो मार्जिन होगा, अगर पॉन्ड्स वगैरह इस तरह के प्रोडक्ट्स बेचेंगे जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनमें लो मार्जिन होगा। लेकिन जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जो बाहर से कंपनीज अपनी कॉस्मेटिक सेल करती हैं, वो इंडिया में एमआरपी बहुत ज्यादा होता है लेकिन उनकी प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होती, वहां मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। और अगर अपने यहां पर कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएट करने लगे, अगर नायका अपने प्रोडक्ट्स को और ज्यादा एग्रेसिवली लेने लगे, तो यहां पर उसमें मार्जिन बहुत 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 ज्यादा हो सकता है। इवन 80% तक का भी मार्जिन हो सकता है कि अगर 100 रुपीज की क्रीम है तो वो शायद 15-20 रुपीज में बनकर तैयार हो जाए। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि एक दुकान है, जनरल स्टोर की दुकान है जहां पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिकते हैं और ये वेयर हाउस लेकर काम करते हैं। इन्होंने अपने स्टोर्स भी ओपन करने शुरू किए हैं। मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू इनकी ऑनलाइन ऑर्डर करने से आती है जो ये घर पर डिलीवर करते हैं। तो ये इनका मेन काम है। अब बात आती है इसके वैल्यूएशन की और इसके ग्रोथ की। अगर हम ग्रोथ की बात करने लगे तो जो सेल्स है, सेल्स 574 करोड़ से इंक्रीज होते होते 1 2 3 ईयर्स में ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गई है और लास्ट 2 ईयर्स में ये सेल्स डबल हो गई है एंड लास्ट 1 ईयर में ये सेल्स ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ दिखाई है, 40-50% की। तो बेसिकली इनकी जो ग्रोथ चल रही है वो 40-50% की ग्रोथ चल रही है। और अगर हम यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो जो नेट प्रॉफिट है वो पहले 28 करोड़ का था, 25 करोड़ का रह गया, फिर 17 करोड़ का रह गया और अभी 62 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ गया। तो एक बात तो तय है कि ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। यहां पर 28 करोड़ का लॉस 25 रह गया, फिर 17 रह गया और फिर 62 हो गया। ये इस तरह की कंपनी नहीं है जैसे हमने पेटीएम डिस्कस की है, जोमेटो डिस्कस की है, कार्टरेट डिस्कस की। तो ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। बट यहां पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको वैल्यूएशन कहते हैं। इस कंपनी की पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है एक बार ये ध्यान में रखना पड़ेगा। पूरी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 73,000 करोड़ की और 73,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन होने के हिसाब से उसके चलते जो स्टॉक पीई है वो है 1186 का पीई। इतने हाई पीई पर कोई भी कंपनी ट्रेड नहीं करती। बात आती है विवेक भाई इसकी जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो स्पीड से बढ़ेगी, जो रेवेन्यू है वो स्पीड से बढ़ेगी। उस चीज को समझेंगे एक बार। करंट प्राइस कितना है 1547। नाउ बुक वैल्यू कितनी है 13 रुपीज, यानी कि जितनी बुक वैल्यू है उसके 100 टाइम्स से ज्यादा इसका करंट प्राइस है। 100 टाइम्स से ज्यादा वैल्यूएशन होना यानी कि इसका मतलब क्या है कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है 73,000 करोड़ और अपना पैसा कितना लगा है जस्ट 600 करोड़। वो कैसे? अगर हम नीचे यहां पर बैलेंस शीट में आ जाएं तो बैलेंस शीट में जाकर हम देखते हैं अपना पैसा कितना लगा है 47 करोड़ प्लस 577 करोड़, बस इतना पैसा अपना लगा है। उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ पैसा जब इन्होंने इसको आईपीओ लॉन्च किया तो कुछ इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को यहां पर बाहर निकाला और कुछ इन्होंने फ्रेश कैपिटल यहां पर रेज भी की। अगर हम उसका इंपैक्ट देखें तो ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास की ये टोटल फिगर थी। अगर हम यहां पर आईपीओ डिटेल देखें द कंपनी विल बी रेजिंग 5,351 करोड़। इसका मतलब क्या है? टोटल आईपीओ का जो साइज था वो 5,351 करोड़ था। आईपीओ में 4,721 करोड़ तो ऑफर फॉर सेल है। यानी कि ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो प्रोमोटर्स हैं, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी इतने की बेची है। अब ध्यान से समझना, टोटल पैसा अपना कितना लगा हुआ था 600 करोड़ और कंपनी ने आईपीओ से जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कितना पैसा अपनी शेयर होल्डिंग बेचकर ले लिया, अपनी शेयर होल्डिंग बेचकर लिया 4,721 करोड़। यानी कि अपना जितना पैसा लगाया था उसका ऑलमोस्ट 7 टाइम्स 8 टाइम्स
वो पैसा ऑलरेडी अपना निकाल चुके हैं, और जो बाकी कंपनी है ना, वो सारी की सारी कंपनी फ्री में बची है। वो कंपनी कितनी बड़ी फ्री में बची है? वो कंपनी फ्री में बची है 73,000 करोड़ की। 73,000 करोड़ में ऑफ कोर्स बाकी भी कुछ लोग हैं, लेकिन जनरल पब्लिक शेयर होल्डिंग इस कंपनी में कितनी है, आप ध्यान से समझना इस बात को। जनरल पब्लिक शेयर होल्डिंग इस कंपनी में 38 में से जब हम ये सारी फिगर यहां से माइनस कर लेंगे, तब जाकर पता चलेगा कितना। 6, 3, 9, 10, 10 और 6, 16, 16 एंड 5, 21, 21 एंड 5, यहां पर 26, यानी कि 38 में से 26 लेस कर दो, 12% के आसपास जनरल पब्लिक के पास है। उस 12% के बदले यहां पर कितना इनको पैसा मिल गया? 4700 करोड़ रुपीस ऑलरेडी ले चुके हैं। और फ्रेश कैपिटल इन्होंने कुछ रेज की थी, फ्रेश कैपिटल जो रेज की थी दैट वाज 630 करोड़। तो जब दिसंबर क्वार्टर की यहां पर बैलेंस शीट नजर आएगी, तो दिसंबर क्वार्टर की बैलेंस शीट अभी नहीं आई है, वो मार्च की नजर आएगी। मार्च की नजर आएगी तो उसमें 630 करोड़ रुपीस अपने यहां पर साथ में मिलेंगे, क्योंकि ये शेयर होल्डर से जो आईपीओ के थ्रू इन्होंने पैसा रेज किया है वो यहां पर मिल जाएगा। यहां 630 करोड़ वो भी साथ में आ जाएगा। तो टोटल जो अपनी कंपनी का पैसा बाद में हो जाएगा वो ऑलमोस्ट 1200 करोड़ के आसपास हो जाएगा। नाउ 1200 करोड़ रुपीस के बदले कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 71,000 करोड़। अब मैं इसको करने वाला हूं एक कंपनी के साथ यहां पर कंपेयर। उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है डीमार्ट। डीमार्ट में और उसमें क्या डिफरेंस है? डीमार्ट में और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। बल्क में मार्केट से सारे सामान को परचेज करते हैं और अपने स्टोर्स में बेचते हैं। अब जैसे डीमार्ट यहां पर क्योंकि उसके फिजिकल स्टोर्स हैं, इनका ऑनलाइन है, तो इस चीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। क्यों नहीं आता? जो फिजिकल स्टोर्स हैं, नायका ने भी फिजिकल स्टोर्स ओपन करने शुरू कर दिए, 100 के आसपास स्टोर्स ओपन कर चुके हैं। और यहां पर एवेन्यू सुपरमार्ट भी अपना ऑनलाइन पोर्टल लेकर आ रहे हैं। तो यहां पर दोनों ही तरीके से यहां पर सेल्स होगी, कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये पूरी कंपनी कितने की है? ये पूरी कंपनी है 2,62,000 करोड़ की। और नायका पूरी कंपनी कितने की है? 73,000 करोड़ की। अब ध्यान से समझना, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। पूरी कंपनी 262,000 करोड़, 262,000 करोड़ की पूरी कंपनी है ये। और नायका कितने की है? नायका है अपनी 73,000 करोड़ की। तो मैं इसको डिवाइड करता हूं नायका से 73,000 करोड़ से, तो हमें पता चल जाएगा जो डीमार्ट है, डीमार्ट 3.5 टाइम्स साइज की कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। नाउ डीमार्ट 3.5 टाइम्स कब है? जब डीमार्ट अपने आप में 178 के पीई पर ट्रेड कर रही है। दूसरी कोई भी कंपनी 178 के पीई पर ट्रेड नहीं कर रही है इंडियन एक्सचेंज पर, जो प्रॉफिटेबल कंपनी हो और जो बिग साइज की कंपनी हो, ऐसी दूसरी कोई भी कंपनी नहीं है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट ओवर वैल्यूड कंपनी है। किस बात को ध्यान में रख के? उस बात का क्या ध्यान है, ये किस लिए इतने बड़े लेवल पर ट्रेड कर रही है? एक तो जो प्रमोटर्स हैं, वो प्रमोटर्स बहुत सॉलिड प्रमोटर्स हैं। दूसरा, अगर हम पहले एक बार प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं। अगर प्रमोटर्स की बात करें तो राधा कृष्ण दमानी इसके प्रमोटर हैं, और प्रमोटर्स के पास यहां पर 75% हिस्सेदारी है इंडिविजुअल पर। तो जब इंडिविजुअल पर इतनी बड़ी हिस्सेदारी होती है तो वहां एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। एफआईआई के पास 10% है, डीआईआई के पास 6.74% है, और पब्लिक के पास कितना है? जनरल पब्लिक के पास यहां पर 8.83 से कम करके 2% कम कर लेते हैं, जस्ट 6.5% के आसपास जनरल पब्लिक के पास है, स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, एक और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहां पर? बैलेंस शीट की अगर बात करने लगे, बैलेंस शीट में जो बोरोइंग है दैट इज ओनली 510 करोड़, जबकि नायका के पास बोरोइंग कितनी है? नायका के पास जो बोरोइंग है वो ऑलमोस्ट 50-50 है। जितना पैसा अपना है उतना ही यहां पर बोरोइंग का है। बोरोइंग 600 करोड़, 500 करोड़, रिजर्व भी 500 करोड़ अपना इक्वल है, जबकि यहां बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बोरोइंग अपने पैसे के कंपैरिजन में बिल्कुल छोटी सी बोरोइंग है। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां अगर हम पी&एल स्टेटमेंट की बात करने लगे, एक सिंपल सा आप कोरिलेट कर पाओगे इस बात को। यहां पी&एल स्टेटमेंट में अगर आप रेवेन्यू देखोगे, डीमार्ट की 2200 करोड़ की रेवेन्यू है, और कितना नेट प्रॉफिट था? 60 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था। नाउ अगर आज की डेट में हम यहां पर नायका का रेवेन्यू देखने लगे तो कितना है? नायका का रेवेन्यू यहां पर 4041 करोड़ का है, और नेट प्रॉफिट कितना है? 62 करोड़ का है। यानी कि ये बिल्कुल सेम सिचुएशन पर है आज की डेट में, जिस लेवल पर डीमार्ट 2012 में थी। रेवेन्यू भी सेम है एंड नेट प्रॉफिट भी सेम है। तो ये सेम बिजनेस मॉडल है भी सेम बिजनेस मॉडल, सिर्फ सामान का डिफरेंस है, दूसरा कोई डिफरेंस नहीं है। अब जो डीमार्ट 2012 में थी, 2200 करोड़ की यहां पर रेवेन्यू थी और नेट प्रॉफिट 60 करोड़ का था। एक बात ध्यान से समझो, उसके बाद में डीमार्ट ने कितनी स्पीड से यहां पर प्रोग्रेस की।
60 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 94 करोड़, देन 161, 212, 320, 479, 806, 900, 1300, देन पेंडेमिक आया 1099 एंड अगेन लाइफ टाइम हाई, फिर से इमीडिएटली 40% गेन यहां पर बढ़ाते हुए। तो डी मार्ट ने लगातार 40 से 50% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है लास्ट 10 इयर्स में। 10 इयर्स का जो एक कंसिस्टेंसी है ना, ये सबके बस की बात नहीं है। जो सेल्स थी 2200 करोड़ की, वो इंक्रीज होकर कितनी हो गई है 29000 करोड़। 22 से 33, 46, 64, 85, तो सेम रेशो में यहां पर सेल्स इंक्रीज हुई है, सेम रेशो में यहां पर नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है कंसिस्टेंटली। 50, 40, 50% का 10 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड सबके बस की बात नहीं है, यहां पर ये मजाक बात नहीं है। दूसरा, डीमार्ट ने तो ये चीज कर दिखाई। मैं ये मानकर चलता हूं कि जो नायका है, नायका भी इतना ही रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। मैं इस बात को मान लेता हूं कि इनका भी जो आगे की परफॉर्मेंस रहेगी ना, वो इतनी ही सॉलिड रहेगी। अगर इतनी ही सॉलिड रॉक परफॉर्मेंस रहेगी, रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस रहेगी, तो 10 इयर्स के बाद इसका नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट इतना ही हो जाएगा जितना डीमार्ट का था। अगर इतना अच्छा एक सेंचुरी तक ये लोग कर पाए तो है ये बात, जो अपने आप में सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि इतनी हाई परफॉर्मेंस दिखाना मींस रेयरली कुछ कंपनीज होती हैं, सबकी बात नहीं है। मैं ये कहता हूं फिर भी मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा रेवेन्यू 29000 करोड़, 30000 करोड़ के आसपास। नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1500 करोड़ के आसपास। अगर इतना भी हो जाता है और डीमार्ट जितनी हाई वैल्यूएशन को ये लोग मेंटेन कर पाते हैं, 178 का पीई तब मेंटेन कर पाते हैं, तब भी नायका 10 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ 3.5 टाइम्स हो सकती है। यहां पर कितनी सारी कंडीशंस हैं, आप समझ रहे हो बात को, कि इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं आएगा, ना तो अमेज़न ये काम शुरू करेगा, ना रिलायंस ये काम शुरू करेगा, और ना ही डीमार्ट ये काम शुरू करेगा। सबसे पहली बात तो ये अपने आप में सोचना ही गलत है कि इनके कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं आएंगे, क्योंकि मार्केट में कितने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं। 10 साल पहले ये दिग्गज नहीं थे, आज की डेट में ये दिग्गज हैं। तो डीमार्ट की जो यहां पर ग्रोथ जर्नी रही है, सेम ये रेप्लिकेट कर पाएंगे, सेम तरीके से प्रोग्रेस कर पाएंगे, सेम तरीके से यहां पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर पाएंगे। उसके बाद में जब ये 10 इयर्स के बाद 23,000 करोड़ की रेवेन्यू हो जाएगी, 23,000 करोड़ और 29,000 करोड़, लेट मी सी दिस वंस अगेन, 29,000 करोड़ की रेवेन्यू हो जाएगी एंड 1500 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बावजूद उस टाइम पर आगे का फ्यूचर ध्यान में रखते हुए इनका 178 का पीई रेशो होगा, तब जाके 3.5 टाइम्स की वैल्यूएशन आती है। यानी कि 10 साल तक जो काम डीमार्ट ने किया है, पहले उसको प्रूव करना पड़ेगा, ये तब जाके ये बात हो पाएगी। ये मतलब कोई मजाक है क्या यहां पर? ऐसे थोड़ी होता है। अब अगर हम करंट सिचुएशन की बात करने लगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसका शेयर प्राइस कितना होना चाहिए आज के हिसाब से, तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। जितना रेवेन्यू है, जितनी नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके हिसाब से ये सारी चीजें मेंटेन होनी चाहिए। यानी कि 29,000 करोड़ की रेवेन्यू अब है, पहले रेवेन्यू कितनी थी 2200 करोड़ की थी। अभी नेट प्रॉफिट कितना है, तब कितना था? चलो नेट प्रॉफिट को छोड़ देते हैं, क्योंकि रेवेन्यू जिस हिसाब से बढ़ती है, नेट प्रॉफिट उससे ज्यादा हिसाब से बढ़ता है। तो 10 इयर्स पहले, यानी कि अगर इनकी रेवेन्यू 14 टाइम्स हो जाए 10 इयर्स में, तो इनका कितना बिजनेस होना चाहिए यहां पर? फिर तो ये बहुत ज्यादा बैठ जाएगा, ये इतना ज्यादा नहीं हो सकता। मैं इसकी एक कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूं कि करंट में इसकी वैल्यूएशन एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर टाइम पर जो करंट कैपिटलाइजेशन है इसकी डीमार्ट की, वो 2,62,000 करोड़ है। तो हमने करना क्या है, 2,62,000 करोड़ की रेवेन्यू, ये जो कैपिटलाइजेशन है वो कैसे है? ये बेसिकली हम सेल्स से इसका मल्टीपल देख सकते हैं, दूसरा कोई कैलकुलेशन का मेथड है नहीं, क्योंकि हाई ग्रोथ कंपनीज मानी जा रही है। अब मैं अगर इसको सेम तरीके से मानने लगूं और इसका एक कैलकुलेशन करने लगे, तो यहां पर कैलकुलेशन क्या बैठती है? दिस मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 2,62,676 करोड़, और इसको डिवाइड करेंगे कितने से? इसको डिवाइड करेंगे हम सेल्स से। सेल्स कितनी है? 29,602। मैं सेल्स से क्यों ले रहा हूं? मैं ये मानकर चल रहा हूं कि सेल्स तो आप ग्रो कर ही लोगे और सेल्स का भी मल्टीपल ले लेंगे, तो भी हमारी एक फेयर कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो ये 8.87 टाइम्स
ट्रेड कर रही है सेल से। कौन सी कंपनी? डीमार्ट, जो हाईली वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, एक्सट्रीमली वैल्यूड है। अपने किस बात पे? कि इन्होंने अपने लास्ट 10 इयर्स में इतनी सॉलिड ग्रोथ दिखाई है। अब अगर 8.87 टाइम्स की अगर ग्रोथ होती है, मल्टीपल अगर कैलकुलेट होता है, तो यहां पर जो नायका की रेवेन्यू है उसके हिसाब से इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी आनी चाहिए? 2441 एंड मल्टीप्लाई बाय 8.7। यहां पर जो उसकी आई थी तो ऑलमोस्ट सेम। तो ये कितनी आती है? 21,000 करोड़ की इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आती है। अगर हम जो ओवर वैल्यूएशन वाले फॉर्मूलाज हैं, अगर वो पैरामीटर्स हैं, सिर्फ उनको कंपेयर करके ये प्राइस निकाल कर ले आए। अब अगर 21,000 करोड़ की इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आती है, अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 73,000 करोड़ की। तो यहां ध्यान से समझो, 21,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन में शेयर प्राइस इनका कितना होना चाहिए? 21,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आती है उस हिसाब से 47.4 करोड़ इनके शेयर्स हैं, 47.4 करोड़ के इनके अगर शेयर्स हैं, तो जो करंट प्राइस निकल कर आता है वो सिर्फ 443 का निकल कर आता है। ये जरूरत से ज्यादा मार्केट को अगले 10 साल को कंपेयर करके ध्यान में रख के इतनी हाई ग्रोथ निकाल कर लेकर आएंगे। वो सारी चीजें मान भी ली जाए, जो जिसने करके दिखाया 10 साल से उसको भी मान लिया जाए, वो बहुत हाई प्राइस पर बैठा हुआ है, उस चीज को भी कंसीडर कर लिया है, फिर भी उससे भी ये कम से कम 3-4 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव है आज की डेट में। अगर डीमार्ट के जितनी भी वैल्यूएशन लेकर आनी है ना, तब भी ये सिर्फ और सिर्फ 450 के आसपास का शेयर प्राइस बैठता है, यानी कि यहां से 1/3 से भी कम। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी मैं उसको बताना भूल गया, कि आज की डेट में इनके पास बैलेंस शीट में है क्या? अगर एसेट्स की बात करने लगे, फिक्स्ड एसेट्स की अगर बात करने लगे, इनके पास फिक्स्ड एसेट्स में क्या चीजें हैं ना? इनके पास सिर्फ बिल्डिंग है, कोई लैंड नहीं है, कोई इक्विपमेंट, बहुत छोटे छोटे से इक्विपमेंट्स है। अदर फिक्स्ड एसेट्स 286 करोड़ के हैं। लेकिन 2012 में डीमार्ट के पास क्या एसेट्स थी? डीमार्ट के पास 779 करोड़ की एसेट्स थी, उसमें से 306 करोड़ की तो लैंड थी, 459 करोड़ के इनके पास बिल्डिंग थी। यानी कि जितने भी एक्चुअल में स्टोर्स हैं ना डीमार्ट के, वो अपने स्टोर्स हैं, ये किराए पर नहीं लेते। लेकिन यहां इनके पास क्या है? इनके पास आज की डेट में जीरो है। और डीमार्ट के पास क्या है? डीमार्ट के पास 3,483 करोड़ की लैंड है, ये बिल्डिंग्स है, जो इन्होंने लैंड 306 करोड़ की 10 ईयर्स पहले परचेज की थी और वहां स्टोर्स बना दिया, और स्टोर बनाकर वो अच्छा चल रहा है। उस लैंड की कीमत समझते हो कितनी हो गई होगी? वो अपने आप में 20 टाइम्स हो गई होगी, 10 टाइम्स तो कम से कम हुई होगी। और इनके पास क्या है? इनके पास वैसा कुछ भी नहीं है। तो समझदारी दिखाने की जरूरत है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।